हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी बाई केसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हम हिंदी व्याकरण को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व की क्लास में हमने वर्ण विचार टॉपिक में स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण तथा प्राणवायु या श्वास के आधार पर वर्ण को लेकर के हमारी क्लास थी। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। तो आप क्लास को पूर्ण मनोयोग के साथ में देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और अपने नोट्स बनाइएगा। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा जो प्रकरण है वह है उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, फिर हम ये जानेंगे कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण को हम कितने भागों में बांट करके अध्ययन करने वाले हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर हम वर्ण को 11 भागों में बांट करके अध्ययन करने वाले हैं। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान क्या होता है। तो देखिएगा, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, यानी मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, यानी मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, वह भाग उस वर्ण का क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले लिखना हमें मुख के जिस भाग से, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। उच्चारण स्थान किसे कहते हैं कि मुख के जिस भाग से, भाग का अर्थ होता है जैसे मुख के जो भाग हो गए, जैसे कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, होष्ठ हो गया। तो ये क्या है, मुख के भाग, यानी मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोले जाते हैं या बोला जाता है वह भाग ही, जैसे कंठ हो गया, वह भाग ही उस वर्ण का क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे मैंने बोला क वर्ण, इसी प्रकार से बोला जैसे ईश्वर, ईश्वर बोला जैसे प वर्ण। तो इनका उच्चारण, जैसे क वर्ण बोला तो क वर्ण का उच्चारण स्थान होता है जैसे कंठ। इसी प्रकार से री वर्ण, और री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, ऋतु रसाना मूर्धा, यानी इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, मूर्धा। ई का तालु, जैसे ई का क्या हो गया, तालु। पै का, जैसे पै वर्ण बोलेंगे तो पै का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, होष्ठ। इस प्रकार से मुख के जिस भाग से, जैसे कंठ हो गया, मूर्धा से हो गया, तालु से हो गया, होष्ठ से हो गया, वह भाग जो वर्ण बोला जाता है वह भाग ही उस वर्ण का क्या कहलाता है, वह उस वर्ण का क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। इस प्रकार से पै का होष्ठ हो गया, ई का तालु हो गया, री का मूर्धा हो गया, क का कंठ हो गया। इनको हम विस्तार से जानेंगे, तब हम जानेंगे कि क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ होता है, री का मूर्धा होता है, इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमने जाना उच्चारण स्थान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले परिभाषा जाने कि मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वह भाग उस वर्ण का क्या कहलाता है, उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, अब हम अध्ययन पढ़ते हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर हम जो वर्ण पढ़ रहे हैं उनको 11 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। कितने भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं,
11 भागों में बांट करके हम इनका अध्ययन करते हैं। किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर। अब वो 11 भाग कौन कौन से होते हैं उनको बारे में जानते हैं। तो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा जाता है? 11 भागों में बांटा जाता है। अब 11 भाग कौन कौन से होते हैं वो देखिएगा। पहला जो होता है वह होता है कंठ। क्या होता है? कंठ। दूसरा तालु। तीसरा मूर्धा। ठीक है, पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा होस्ट। ये क्या है? उच्चारण स्थान है। ये क्या है? उच्चारण स्थान है। और उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के हम कितने भागों में बांट कर अध्ययन कर रहे हैं? 11 भागों में। पहला कौन सा हो गया? कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत और पांचवा होस्ट, छठा नासिके। नासिके और सातवां वर्तस्य। सातवां जो होता है वह होता है वर्तस्य। आठवां कंठ तालु। कंठ तालु। और नौवां जो भाग है वह है कंठ और होस्ट। कंठ होस्ट। ठीक है, और 10वां जो है दंत होस्ट। दंत और होस्ट। और 11वां जो करते हैं हम वो करते हैं काकल्य या अलीजिव्या। अलीजिव्या। ये 11 भाग हम करते हैं किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर हम इनको 11 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ। दूसरा तालु। दूसरा क्या होता है? तालु। तीसरा क्या होता है? मूर्धा। चौथा क्या होता है? दंत। पांचवा क्या होता है? होस्ट। छठवां नासिके। सातवां वर्तस्य। आठवां कंठ तालु और नौवां कंठ और होस्ट। 10वां दंत और होस्ट और 11वां काकल्य या अलीजिव्या। ये क्या होते हैं? उच्चारण स्थान होते हैं। अब हम इनको समझने के लिए हम संस्कृत और हिंदी दोनों के अनुसार ही हम इनके उच्चारण स्थान पढ़ने वाले हैं। तो हम संस्कृत के जो सूत्र काम में लेते हैं, जो सूत्रों का प्रयोग करते हैं, उनके आधार पर हम इन उच्चारण स्थानों को समझने का प्रयास करेंगे, जिसमें हम संस्कृत के उच्चारण सूत्र और हिंदी के कौन कौन से वर्ण हैं जिनके उच्चारण स्थान, जैसे कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होता है, इनको लेकर के अध्ययन करने वाले हैं। तो ये जो हमने मुख्य मुख्य उच्चारण स्थान के आधार पर 11 वर्णों में बांटा, ये आपको क्रम या ध्यान होना चाहिए। पहले कंठ, फिर तालु, मूर्धा, दंत, होस्ट, नासिके, वर्तस्य, कंठ तालु, कंठ और होस्ट, दंत और होस्ट और काकल्य और अलीजिव्या। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं, पहला जो है वो है कंठ। जो पहला भाग हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हम उच्चारण स्थान के आधार पर। पहला जो भाग है वह है कंठ। तो एक तरफ तो हम क्या लिखेंगे? संस्कृत के सूत्र लिखेंगे और दूसरी तरफ हम उनका उच्चारण स्थान लिखने वाले हैं। एक तरफ तो हम लिखते हैं उच्चारण सूत्र और एक तरफ उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण सूत्र और एक तरफ लिखेंगे हम उच्चारण स्थान।
अब ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जैसे जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो सबसे पहला जो उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण का जो भाग है वह है कंठ। तो इसमें संस्कृत का कौन सा सूत्र प्रयोग में लिया जाता है, तो पहला जो सूत्र है वह है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। तो पहला जो उच्चारण सूत्र है वह है अकु है, अकु है विसर्जनीय नाम, अकु है विसर्जनीय नाम, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। पहला जो सूत्र है हमारा वो क्या है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, यानी इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ। ये क्या है, एक संस्कृत का सूत्र है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, कंठ होता है। अब कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो हम इस सूत्र की सहायता से जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो अ जो लिखा हुआ है अ कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो अ का मतलब है अ और आस्वर। इसका क्या अर्थ है, अ ऐसे हम क्या लेंगे, अ और आस्वर, अ और आस्वर, कु से क वर्ग, कौन सा वर्ग, क वर्ग, कु से क वर्ग, कु से क वर्ग। और क वर्ग में कौन कौन से आते हैं, क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, ऐसे हमने क्या लिया, अ और आस्वर। कु का मतलब क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। और फिर है यानी है वर्ण, है वर्ण के बाद में विसर्जनीय से विसर्ग। और जो ये विसर्ग जो होता है ये इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ। यहां इसके नीचे लिख लेंगे कंठ। इस प्रकार से हमने पढ़ा कंठ, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। सूत्र लिखा हमने, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। ठीक है, संस्कृत का सूत्र। ऐसे अ और आस्वर, ऐसे अ और आस्वर, कु से क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ और अंग। है से है वर्ण और विसर्जनीय से विसर्ग जो होता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ होता है। और कंठ कहाँ पर होता है, गले का जो भाग होता है ये क्या होता है, कंठ होता है। इन जो वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ। इस प्रकार से हम अब इसका दूसरा जो भाग करते हैं वो करते हैं इच्चु यसानाम तालु। इच्चु यसानाम तालु। तो दूसरा जो सूत्र है वह है इच्चु यसानाम तालु। इच्चु यसानाम तालु, इच्चु यसानाम तालु। ठीक है, दूसरा जो भाग करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वो है इच्चु यसानाम तालु, यानी वर्ण जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। अब तालु से किन किन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है वो जानते हैं। तो इस उत्तर से हम जानते हैं कि ई लिखा हुआ है, ई और चू और य और स वर्ण, यानी ईश्वर और ई स्वर जो होता है वो चू से च वर्ग, च वर्ग, चू से क्या बन जाएगा, च वर्ग। और च वर्ग में कौन से आता है, च, छ, ज, झ और य। ठीक है, ई और ईश्वर, च वर्ग, च, छ, ज, झ और य और स। अंतस्थ व्यंजन य और ऊष्म व्यंजन स जो होता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तालु। इच्चु यसानाम तालु, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, तालु। तो ये वर्ण है वो जो किससे बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। तालु कहाँ होता है, तालु ऊपर जो मुख के अंदर जो चिकना भाग होता है, देखिएगा इस प्रकार से। तो हमारे क्या होते हैं, दंत यानी दांत जो होते हैं,
और दांतों के ऊपर क्या होता है, मसूड़े होते हैं। ये हमारे क्या है, मसूड़े। और मसूड़े से ऊपर जो चिकना जो भाग होता है वो क्या होता है, तालू होता है। ठीक है, और तालू और मसूड़ों के बीच का जो खुरदरा स्थान होता है वो क्या होता है, मूर्धा। वो होता है मूर्धा। ये होता है तालू। ठीक है, ये होते हैं मसूड़े और ये क्या होते हैं, दंत। ठीक है, तो इचु यशानाम तालु यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। और ई और ईश्वर और च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, झ और य, अंतस्थ व्यंजन य और उसमें व्यंजन स जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ठीक है, जैसे हम उच्चारण करेंगे, जैसे ई, च वर्ग का उच्चारण क्या, जैसे च, छ, ज, तो इनका उच्चारण स्थान किससे होता है, तालु से होता है। अगला जो हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर तीसरा भाग है वह है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तीसरा जो हमारा संस्कृत का सूत्र है वह है ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। मूर्धा कहाँ होता है, मसूड़ों और तालु के बीच में जो खुरदरा जो भाग होता है, ठीक है, वो क्या होता है, मूर्धा होता है। तो कौन कौन से वर्ण है जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा होता है। तो ये जो क्या लिखा है री, तो रीश्वर। ठीक है, रीश्वर टू से टैवर्ग, टू से टैवर्ग हो जाएगा, टैवर्ग। और टैवर्ग में कौन से आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ठीक है, और न, ट, ठ, ड, ढ और न। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, मूर्धा। और साथ में ही र और सवर्ण, र और ये जो सव जो होता है ये, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, मूर्धा। क्या होता है, मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋस्वर टू से ट वर्ग, इसे र वर्ण और स वर्ण उसमें और अंतस्थ व्यंजन र, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, मूर्धा होता है। तो इस प्रकार से हमने 3 सूत्र पढ़े। चौथा जो हमारा सूत्र है, अर्थात उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण का जो चौथा जो भाग है वह है ऋतु लसानाम दंते, ऋतु लसानाम दंते, ऋतु लसानाम, ऋतु लसानाम दंते, अर्थात वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, यानी जिनमें दांतों से, जिनका दंत जो होता है वह क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है। ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत से बोले जाते हैं। तो लृ जो होता है, लृ जो स्वर होता है वह किस में होता है, संस्कृत में होता है। यानी संस्कृत में जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं, जिसमें लृ और दीर्घ री जो होते हैं वो 2 एक्स्ट्रा होते हैं, और 11 जो हमने हिंदी में पढ़े थे वो, और दीर्घ री और लृ जो होता है वह संस्कृत में होते हैं। तो लृ जो वर्ण होता है वह हिंदी में प्रयोग नहीं होता है। इसके बाद में लृ किस में प्रयोग होता है, संस्कृत में। तो लृ जो वर्ण होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत, ये हम संस्कृत में पढ़ते हैं। इसके बाद में है तू, तू से त वर्ग, कौन सा वर्ग, त वर्ग, त वर्ग। और त वर्ग में कौन से आते हैं, त, थ, द, ध और न। त वर्ग पूरा त, थ, द, ध और न, और ल वर्ण और ये स वर्ण, ल और स वर्ण, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, दंत। क्या होता है, दंत। तो दंत
जिनका उच्चारण स्थान होता है, कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत। तो त वर्ग, त, थ, द और न, इनका जो उच्चारण स्थान होता है, और ल और स वर्ण इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, दंत। ये दंत से बोले जाने वाले क्या हैं, वर्ण हैं। तो अब तक हमने 4 सूत्र पढ़े। पहला पढ़ा हमने अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ यानी कंठ से उच्चारण, यानी कंठ जिनका उच्चारण स्थान है वह क्या है, कौन कौन से स्वर हैं, ए और आस्वर। और क वर्ग है और विसर्ग जिनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। इसी प्रकार से इचु यसा नाम, तालु, ई और ईश्वर और च वर्ग और य और स, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु। तीसरा सूत्र हमने पढ़ा ऋतु रसाणाम, मूर्धा, रीश्वर और ट वर्ग और र और श्रवण, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, मूर्धा। इसके बाद में ऋतु रसानाम, दंते, दृ किसमें होता है, संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता है। तू से त वर्ग, त, थ, द, न और ल और स जो वर्ण होता है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, दंत होता है। तो सबसे पहले क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया और त वर्ग हो गया। ठीक है, इधर ए और आस्वर हो गया, ई और ईश्वर हो गया, रीश्वर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा सूत्र है वह है उपपद्यमान्या नाम होस्ट। उपपद्यमान्या नाम होस्ट, पांचवा जो भाग है उच्चारण स्थान के आधार पर 11 भागों में विभाजित करके हम इनका अध्ययन कर रहे हैं। तो पांचवा जो भाग है वह है उपपद्यमान्या नाम होस्ट, यानी वे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, होस्ट होता है। तो वे कौन कौन से होते हैं, तो इनको लिख लीजिएगा और इनका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। अगला जो पढ़ने वाले हैं वह है पांचवा अब तक हमने 4 सूत्रों का क्या कर लिया है, अध्ययन कर लिया है। और पांचवा जो हमारा सूत्र है वह है उपपद्य मान्यानाम, उपपद्यमान्यानाम होस्ट। ठीक है, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, होस्ट होता है। अब ऐसे कौन कौन से वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, होस्ट, यानी होठों से बोले जाते हैं। तो ये देखिएगा, उ से उ और उस्वर, उ का मतलब उ या उस्वर। ठीक है, उ से प वर्ग, उ से प वर्ग और प वर्ग में कौन कौन से आते हैं, प, फ, ब, भ और म वर्ग कौन कौन से आते हैं, उ से उ या उस्वर और प वर्ग में प, फ, ब और म, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, होस्ट। ये किससे बोले जाते हैं, होस्ट से बोले जाते हैं। जैसे हम उच्चारण करते हैं उ और उ, तो उ के उच्चारण में जो होस्ट हैं उनके किनारे क्या होते हैं, स्पर्श होते हैं। इसी प्रकार से प, फ, ब, भ और म, तो इनमें होस्ट हैं यानी होठ हैं, वो क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, होस्ट। इस प्रकार से हमने क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, प वर्ग किस में आता है, होस्ट में। ठीक है, और उ या उ स्वर, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा था, अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ। दूसरा पढ़ा था इच्चु यसा नाम, ताल्लु। तीसरा पढ़ा था हमने ऋतु रसानाम, मूर्धा। चौथा पढ़ा था हमने ऋतु लसानाम, दंते। और पांचवा हमने पढ़ा उपपद्यमान्या नाम, होस्ट। अब बच गए कौन से, पंचम वर्ण। अब 5 वर्ण आपको ध्यान में रखना है। इसका जो छठा भेद करते हैं, छठा भाग करते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण, वो है छठा भाग है वह है अंग। 5 जो वर्ण होते हैं, अंग,
ठीक है, य, न और मैं, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, नासिक्य। वो क्या होता है, नासिक्य। ठीक है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, नासिक्य। अंग, य, न और मैं, अगर इनका उच्चारण स्थान पूछा जाए तो क्या करना है, नासिक्य होता है। इनका देखो कै वर्ग का पंचवर्ण है, इनका उच्चारण स्थान कंठ भी होता है। ठीक है, ये च वर्ग का है तो इसका उच्चारण स्थान इच्छु या सनाम तालु भी होता है। यानी कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण स्थान 2 या 2 से अधिक भी होता है। वो अगर प्रश्न पूछेगा तो विकल्प के अनुसार हमें उनका आंसर करना है। ऐसा हम प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे तब किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं तब इनका अध्ययन करेंगे। तो अंग, य, न और मैं, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, नासिक्य। उच्चारण स्थान के आधार पर अगला जो भाग है 7वां, वह है वर्तस्य। कौन से, वर्तस्य, जिनका उच्चारण स्थान होता है। तो 5 जो वर्ण होता है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, वर्तस्य। वर्तस्य किसको कहा जाता है, मसूड़ा। वर्तस्य का अर्थ होता है मसूड़ा। तो 5 वर्ण आपको ध्यान में रखने हैं, कौन कौन से, र, न, ल, स और ज। र वर्ण, न, ल, स और ज वर्ण, इनका जो उच्चारण स्थान है वह क्या है, वर्तस्य। वर्तस्य, और वर्तस्य का अर्थ होता है मसूड़ा। ठीक है, वर्तस्य का अर्थ क्या होता है, मसूड़ा। तो ये किससे बोले जाते हैं, मसूड़ों से बोले जाते हैं। ठीक है, तो र, न, ल और स और ज, इनको कैसे ध्यान में रखोगे, र ने नल से जल पिया, तो ये एक ट्रिक है। र ने नल से नल, र ने नल से जल पिया। ठीक है, तो र, न, ल और स जो वर्ण होते हैं, स और ज वर्ण जो होते हैं, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, वर्तस्य या मसूड़ा। ठीक है, अगला जो भाग करते हैं इसका 8वां, वो है ए दयितो कंठ तालु। क्या होता है, ए दयितो कंठ तालु। ठीक है, इसका जो 8वां भाग है वो है ए दयितो कंठ तालु। ठीक है, पहले आप इनको लिख लीजिएगा। उपपद्यमानिया नाम होस्ट। ठीक है, फिर अंग, य, न और मैं, नासिक्य वर्ण। र, न, ल, स और ज, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, मसूड़ा। और इनका जो 8वां भाग है वो हम आगे पढ़ेंगे। इनको मिटा देता हूं मैं। सात भाग वो में बढ़ करके अब तक पढ़ा हमने। उच्चारण स्थान के आधार पर हमने इसके कितने भाग पढ़ लिए हैं, 7 भाग पढ़ लिए हैं। अब 8वां भाग पढ़ते हैं। 8वां जो भाग है वह है जिसका सूत्र है ए दयितो कंठ तालु। ए दयितो कंठ तालु। ठीक है, यानी ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु होता है। और उस सूत्र क्या है, ए दयितो कंठ तालु। तो ऐसे 2 वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ और तालु होता है। तो ए से हमें क्या ध्यान में रखना है, ए स्वर और आई जो स्वर होता है, इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, कंठ और तालु। इनका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है, कंठ तालु। ए और आई का उच्चारण स्थान जो होता है वो क्या होता है, कंठ और तालु। ये किससे बोले जाते हैं, कंठ और तालु से। कंठ और तालु क्यों होता है ये भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। कंठ और तालु क्यों होता है, क्योंकि ए जो स्वर होता है, ए और आई जो स्वर होता है वो कैसे बनता है, ए या आ स्वर के बाद में क्या आ जाए, ई या ई स्वर आ जाए। यानी ए या आ स्वर के बाद में क्या आए, ई या ई स्वर आए, तब क्या बनता है, ए बनता है। तब क्या बनता है, ए बनता है। और ए या आ के बाद में ए या आई आ जाए तो क्या बनता है, आई बनता है।
तो ए या आ के बाद में क्या आया, ई या ई आई, तो क्या बना ए। और ए का जो उच्चारण स्थान होता है ए और आई का, वो क्या होता है कंठ और तालु। कंठ और तालु क्यों हुआ, क्योंकि ए और आ और ई के मिलने से क्या बनता है, ए बनता है। तो ए और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ। अकु है विसर्जनीय नाम, कंठ में पढ़ा था। ए और आ जो स्वर होता है इनका उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने ई और ई यानी एक सूत्र पढ़ा था इच्छु यसानाम तालु। तो इसमें ई और ई स्वर पढ़ा था, ई और ई स्वर जो जिसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है तालु। तो ई का उच्चारण स्थान क्या होता है तालु, और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है ए। तो इन दोनों के मिलने से इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है कंठ और तालु। इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान होता है क्या होता है कंठ तालु। तो कंठ तालु में यह हमें सूत्र ध्यान में रखना, ए दयितो कंठ तालु। ए और आई का जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है कंठ और तालु। ठीक है, क्यों होता है ये हमने जाना। अगला जो हमारा इसका जो भाग है नवा, वह है ओ दौतो कंठोष्ठ। ओ दौतो कंठोष्ठ, कंठ और होष्ठ। ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम, यानी ओ और औ जो स्वर होता है, ओ और औ जो स्वर होता है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ और होष्ठ। तो कौन कौन से वर्ण, यानी ओ स्वर, ठीक है, और औ स्वर। ओ स्वर और औ स्वर इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है कंठ और होष्ठ, कंठ और होष्ठ। इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है कंठ और होष्ठ। किसका, ओ और औ का। ठीक है, ओ दौतो कंठोष्ठम इसका सूत्र है, और ओ से ओ और औ इनका जो उच्चारण स्थान होता है वह होता है कंठ और होष्ठ। कंठ और होष्ठ क्यों होता है, क्योंकि ए या आ के बाद में क्या आ जाए उ या उ आ जाए, यानी ए या आ के बाद में क्या आ जाए उ या उ जाए उ आ जाए, तो क्या हो जाता है ओ हो जाता है। क्या हो जाता है ओ आ जाता है। और ए या आ के बाद में ओ या औ आ जाए तो क्या हो जाता है औ हो जाता है। तो ए और आ के बाद में उ या उ आने से क्या बनता है ओ। तो ओ कैसे बना, ए और आ के बाद में क्या आया उ और उ आया, तब क्या बना ओ। और ए और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ, ये हमने पढ़ा था अकु है विसर्जनीय नाम कंठ में ए और आ। इसी प्रकार से उ और उ का उच्चारण स्थान भी हमने पढ़ा था उपपद्यमानीय नाम होष्ठ। ठीक है, उ और उ का क्या उच्चारण स्थान होता है होष्ठ, इसलिए ओ का जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है कंठ और होष्ठ। तो ओ और औ का ध्यान में रखना है, इसका जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है कंठ और होष्ठ। ठीक है, तो नवा जो भाग पढ़ा हमने उच्चारण स्थान के आधार पर, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ जो स्वर होता है उनका उच्चारण स्थान क्या होता है कंठ और होष्ठ। अगला जो भाग है वह है 10वां, जो सूत्र है वह है वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य दंतोष्ठ। ठीक है, यानी वह से वकारस्य से यानी वह, तो वह जो वर्ण होता है उसका जो उच्चारण होता है वह क्या होता है दंत और होष्ठ, दंत और होष्ठ, दंत और होष्ठ। वकारस्य से हमें केवल एक ध्यान में रखना है, वकारस्य यानी वह जो वर्ण होता है उनका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है दंत और होष्ठ। जैसे हमने वह का उच्चारण किया वह, तो वह के उच्चारण में हमारा होष्ठ नीचे का और वह और दंत ऊपर का क्या होते हैं सक्रिय होते हैं, यानी ये ऊपर के दंत और नीचे के होष्ठ से बोला जाता है, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है दंत और होष्ठ। ठीक है, तो दंत कौन से होते हैं वह, दंत ऊपर के और होष्ठ नीचे का। वह जैसे हमने बोला वह, तो दंत
ऊपर के और होस्ट नीचे का व, तो व का मतलब उच्चारण स्थान है वो क्या होता है, दंत और होस्ट, तो वकार से दंतोष्ट, ठीक है। और इसका जो 11वां और अंतिम उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण का 11वां भाग, ठीक है, वो होता है काकल्य या अलिजीवा। और काकल्य और अलिजीवा जैसे है जो वर्ण होता है उसका जो उच्चारण स्थान होता है वह क्या होता है, काकल्य या अलिजीवा, काकल्य या अलिजीवा। इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो क्या होता है, काकल्य। और है का उच्चारण स्थान हमने अकु है विसर्जनीय नाम कंठ में भी पढ़ा था। तो है जो वर्ण होता है इसके 3 उच्चारण स्थान हो गए, कंठ, ठीक है, काकल्य और अलिजीवा, ठीक है। तो है जो वर्ण है उसके 3 उच्चारण स्थान होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक तो कंठ पढ़ा हमने, एक होता है काकल्य और अलिजीवा, ठीक है। काकल्य यानी काकल्य क्या होता है, जब हम मुख को खोलते हैं तो अंदर, मुख के अंदर एक घंटी सी लटकी हुई रहती है जिसको क्या कहा जाता है, काकल्य। और अलिजीवा क्या होता है, जहां से जिह्वा क्या करती है, मोड़ खाती है, यानी काकल्य के जस्ट नीचे जिह्वा जहां से घूमती है, यानी जहां पर मोड़ खाती है, कंठ के ऊपर जहां से जिह्वा मोड़ खाती है वो क्या होता है, अलिजीवा। कंठ और अलिजीवा जो होता है किसका उच्चारण स्थान होता है वर्ण जो होता है उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, काकल्य या अलिजीवा। तो इस प्रकार से ये हमारे 11 भागों में हमने बांट करके अध्ययन किया, किसको लेकर के, उच्चारण स्थान को लेकर के। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने उच्चारण स्थान के आधार पर इन 11 भागों में बांट करके वर्णों का अध्ययन किया। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।